हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्जाम। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले के अनुच्छेद मैंने 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, एक तो मूल अधिकार और एक नीति निर्देशक तत्व। आप पहले उन वीडियो को देखें, उससे पहले के अनुच्छेद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इससे आगे अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51 के। 51 के में आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये एक अलग से भाग है, इसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के बनाया गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। मतलब जब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने का अधिकार संरक्षक का होगा, जो भी उसका संरक्षक होगा उसका होगा। ये 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अनुच्छेद 52 पे। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, एक संवैधानिक अध्यक्ष है वो। ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपके अनुच्छेद 53 पर। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, इन सब के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो कौन कौन भाग लेंगे आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो भी हमारे संसद होते हैं उसके मतलब संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। और जो हमारी विधानसभा हैं, जैसे कि सभी राज्य की, उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और एक नया नियम और ऐड हुआ, जिसमें कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, इनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली होती है। ये गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष विधि इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताओं के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखते हैं कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और नंबर 3 है इसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता हो। ठीक है, ये मेन है। और एक और भी बोल देते किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी इसकी योग्यता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 60 पर। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना, ये अनुच्छेद 60 में बताया गया। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगी। अनुच्छेद 60 में कहा गया है। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। मतलब महाभियोग का मतलब समझते हैं। महाभियोग का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपने पद से हटकर कोई काम करता है, ठीक है, गलत काम करता है, तो उसमें संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन उसमें महाभियोग की प्रक्रिया लागू करा सकता है। इसे लागू कराने के लिए 14 दिन पहले लिखित रूप में सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाएगा, ठीक है, वो 14 दिन पहले इसको सूचना देगा और उस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तब ये भेजा जाएगा। अब ये जो जैसे मान लो लोकसभा इस अभियोग को लगा रही है, तो वो इस रिपोर्ट को राज्यसभा को देगी। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर, ठीक है, तब उस चीज़ की जांच करेंगी और 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित महाभियोग की प्रक्रिया
समाप्त की जाती है। इसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वे अपने खुद स्वयं जाकर या अपने वकील द्वारा इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया है। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष होना, मतलब कि जो अनुच्छेद 64 होता है उसमें उपराष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो राज्यसभा का पदायन अध्यक्ष होता है। मतलब पदायन अध्यक्ष मतलब जो भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आर्टिकल 64 के तहत। ठीक, आगे आते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद कर लेने से राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है। आगे आते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? पीएम, मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्रपति की सहायता एवं सुझाव के लिए कार्य करेगी। ये अनुच्छेद 74 में बताया गया है। आगे आते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 75 में आपको बताया गया है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ये भारत का कानून अधिकारी होता है। ठीक है, जो भी भारत सरकार के मुकदमे वगैरह जो भी कानून संबंधी कार्य ये महान्यायवादी द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इसे अटॉर्नी जनरल एजीबी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे आते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन बताया गया है। ठीक है, संसद का जो गठन होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो हमारा हो गया राष्ट्रपति, ठीक, एक होगी राज्यसभा और एक लोकसभा। ये 3 स्तंभ है संसद के जिनसे संसद का गठन होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में हो गया आपका, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। इस प्रकार से संसद का गठन होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा ये हमारी उच्च सदन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को पहली बैठक इसकी हुई थी। ठीक है, इसी बात को उच्च सदन भी बोलते हैं। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपकी सदस्यों की संख्या होती है 250, जिनमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ये जो 12 मनोनीत किए जाते हैं ये 4 क्षेत्रों से आते हैं, जिसमें नंबर 1 साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और कला। ये 4 क्षेत्र, नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 विज्ञान, नंबर 3 कला और नंबर 4 समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है। 245 सदस्य हैं इसमें, जिसमें से आपके 229 निर्वाचित हो गए, 12 आपके मनोनीत होते हैं और 4 इलेक्टेड होते हैं दिल्ली और पुदुचेरी से। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है सदस्यों का। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो राज्यसभा का कार्यकाल असीमित होता है। ये हमारा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं। ठीक, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा क्लियर हो गया। अब आपका आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अनुच्छेद 81 पर।
अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। ठीक है, लोकसभा का गठन किस प्रकार होगा, कितने सदस्य होंगे, ये सभी अनुच्छेद 81 में वर्णित है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 को, और इसकी भी पहली बैठक 13 मई 1952 में ही हुई थी। ठीक है, ये निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन हो गया, लोकसभा निम्न सदन हो गया। ठीक, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है ये 552 थी मूल संविधान में। ठीक है, जिसमें आपके 530 राज्य से होते थे और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेश से और 2 होते थे एंग्लो इंडियन। ये मूल संविधान में व्यवस्था थी। और वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक, जिसमें 530 राज्य से हो गए, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 एंग्लो इंडियन। ठीक, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतलब सामान्य जनता इसमें वोट डालती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष था। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद 81 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 93। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। अनुच्छेद 108 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपका। इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया। संयुक्त अधिवेशन मतलब कि जैसे कि संसद में कोई नियम बना, ठीक है, और उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों का, और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये आर्टिकल 108 में बताया गया। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है, विघटन भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे आते हैं अनुच्छेद 110। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब जो बजट होता है वो कहीं कहीं वार्षिक वित्तीय विवरण भी लिखा जाता है, बजट भी लिखा जाता है। ये अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध बताया गया। वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है, ये सभी अनुच्छेद 117 बताया गया। प्रथम वित्त विधेयक और द्वितीय वित्त विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 124 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। ठीक है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 124 में बताया। इसमें बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रारंभ में जब सुप्रीम कोर्ट ना था तो उस टाइम पे एक तो इसका चीफ जस्टिस था CJI, ठीक, और प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब टोटल मिलाकर 8 न्यायाधीश थे इसमें प्रारंभ में। लेकिन वर्तमान समय में इसमें जो जजों की संख्या है 1+33, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, 33 अन्य न्यायाधीश, 34 न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया। इसके बारे में अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय क्या अर्थ है इसका आप समझ लेते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कोई भी फैसला सुनाता है तो उस फैसले के जो कॉपियाँ रहती हैं उनको सुरक्षित करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी अगर जवाब मांगा जाए, ठीक है, तो वो उसको दिखा देते हैं। इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय बताया जाता है अनुच्छेद 129 में। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन करता है। इसके बारे में अनुच्छेद 137 में बताया गया। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में बताया कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति होती है, लेकिन उस परामर्श को मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर बात है। उस पर इस प्रकार का कोई बाध्य नहीं है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श देगा वो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र है। आगे आते हैं अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक, इसे कैग भी बोलते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसकी नियुक्ति किस प्रकार, इसकी जो नियुक्ति की जाती है कैग की, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्यभार संभाल सकता है।
और भारत के जो पहले महानियंत्रक लेखा परीक्षक थे नरहरि राव। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया। इसमें 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर एक राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल हो। तो 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, यह व्यवस्था संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई थी कि 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, आर्टिकल 153 के 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की अनुशंसा पर। इसके लिए राज्यपाल बनने के लिए आपकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, और भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सब इसकी योग्यता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के बारे में बताया गया है। राज्यों का जो विधानमंडल होता है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। ये केवल प्रेजेंट में 6 राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ठीक है, बाकियों में विधानसभा ही है। ये दोनों चीज़ ओनली 6 राज्यों में है वर्तमान समय में। पहले 7 राज्यों में थी, जिसमें जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो हटा दिया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 168 में इसके बारे में बताया गया है। आगे आते हैं अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि जो भी राज्य हैं, अगर वो विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं या उन राज्यों में वो समाप्त करना चाहते हैं, तो उस सब के बारे में अनुच्छेद 169 में बताया। मतलब कि नई विधान परिषद का गठन और पुरानी जो विधानसभा उसकी समाप्ति किस प्रकार की जाएगी, ये अनुच्छेद 169 में बताया गया है। आगे आते हैं अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन के बारे में बताया गया है कि विधानसभा गठन किस प्रकार होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। विधानसभा का जो सदस्यों की संख्या होती है, इसमें अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। ठीक, कि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र होती है। आगे आते हैं अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विधान परिषद के जो सदस्यों की उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक, तो इसका विधान परिषद के बारे में बताया गया। ये आपका जो सदस्य, इसकी संख्या होती है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ये जो विधानसभा होती है उसके 1/3 होती है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। ठीक है, न्यूनतम संख्या मतलब 40 होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में 36 ही हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसका नेक्स्ट पार्ट और लाऊंगा जिसमें सभी आगे के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को शामिल करेंगे। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।